हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज हम जेनेटिक में फोर्थ सेमेस्टर में जेनेटिक का जो थर्ड यूनिट है, जेनेटिक टेस्टिंग इन द न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन, उसको आज हम कवर करने वाले हैं और उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इसमें से वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो उसी हिसाब से शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है वो पता लग जाएगा, बस और क्या चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे इसको एंड फोर्थ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इसको कवर करेंगे। सो हमारी यूनिट का नाम है जेनेटिक टेस्टिंग इन द न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन। न्यूनेट्स जो एज ग्रुप होता है वो हम किसको मानते हैं, एंड चिल्ड्रंस जो हैं वो हम किसको मानते हैं। सो न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रंस के अंदर क्या आता है, न्यूनेट्स हम मानते हैं 0 से 7 ईयर्स, ईयर क्या, डेट का जो बेबी होता है उसको न्यूनेट बोलते हैं, कंसिडर किया जाता है। एंड जो चिल्ड्रन है वो नॉर्मली अगर बड़े लेवल पे बात करें तो 12 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं या 12 या 16 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप है वो चिल्ड्रन में कंसिडर होता है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में चिल्ड्रन जो है वो 18 ईयर्स तक के बच्चों को चिल्ड्रन माना जाता है। जैसे कि अगर आप इंडिया के कोई पीडियाट्रिक वार्ड में जाएंगे तो वो वहाँ पे 17 ईयर्स तक के 17 ईयर तक के बच्चों को भी देखेंगे, चेक करेंगे। सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है, इस टेस्टिंग क्या है। सो हमने क्या देखा, जेनेटिक टेस्टिंग इन द न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन। सो टेस्टिंग का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, एनालाइज करना होता है, क्योंकि हम 5th यूनिट पढ़ते आ रहे हैं, 4th यूनिट एंड अब 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं। तो टेस्टिंग का मतलब एनालाइज करना होता है किसी भी चीज़ को। एंड जेनेटिक का मतलब है कोई अपने डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया या आरएनए हो गया, उसको क्या कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं। अब उसको एनालाइज क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है कि कोई स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन के रिस्क को देखने के लिए या फिर जो स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन है उसको डायग्नोस करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। तो आप बेसिकली ये जो मैंने लैंग्वेज बोली है उसको लिख के ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। सो अब यहाँ पे क्या है कि न्यूबॉर्न के अंदर स्क्रीनिंग वगैरह हो रही है, अब वही हम न्यूबॉर्न में कर रहे हैं। बस जो जेनेटिक टेस्टिंग की डेफिनेशन है वो आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो एंड उसके बाद में लिख देना किसके अंदर करते हैं, न्यूबॉर्न्स के अंदर एंड चिल्ड्रंस के अंदर। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग commonly refers to the use of specific test for individual who are at high risk for specific genetic conditions। ऑब्वियसली अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो हम उसके लिए उसको जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। कोई भी बच्चा पैदा हो जाता है तो उसी टाइम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग हो, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उनको बोला जाता है कि आप जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाओ बच्चों के अंदर। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग होती है। अब जेनेटिक टेस्टिंग अब टेस्टिंग का हमने पहले देखा था, जेनेटिक टेस्टिंग्स जो है वो वैसे भी 2 टाइप की होती है, एक स्क्रीनिंग होती है और एक डायग्नोस्टिक होती है। स्क्रीनिंग क्या होती है, किसी डिजीज़ कंडीशन के होने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो टेस्टिंग करवाते हैं वो स्क्रीनिंग है। बट जब साइन एंड सिम्टम्स शो होने लग जाएं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो टेस्टिंग करवाते हैं वो होती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। अब ये जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो किन किन बच्चों को करवाई जानी चाहिए, ठीक है, जेनेटिक क्यों हो, किस बच्चों को करवानी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्नोस्टिक और प्रेजेंट डिजीज स्टेट, determining carrier stage, determining disease susceptibility and detecting fetal abnormalities। सो 4 है। fetal abnormality को देखने के लिए कोई भी पर्सन है जो ससेप्टिबल है
या उसकी ससेप्टिबिलिटी को चेक करने के लिए कि फैमिली हिस्ट्री है तो वो ससेप्टेबल हो सकता है या नहीं है। उसके बाद में कैरियर टेस्ट स्टेज जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ हम क्यों करते हैं, डिजीज़ कंडीशन स्टेट को देखने के लिए। तो ये 4 है क्या, कि अगर किसी में डिजीज़ है तो उसको चेक करने के लिए ये बच्चे में करेंगे। दूसरा, अगर मदर एंड फादर दोनों को है तो बेबी जो है वो कैरियर स्टेज में है या नहीं है, ये देखने के लिए कर सकते हैं। और तीसरा, ससेप्टिबिलिटी, मतलब जो बेबी है उसके अंदर ये डिजीज़ कंडीशन है या होने के चांसेस है या नहीं। और फोर्थ वन क्या है कि बेबी के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है, इसके लिए करेंगे। जैसे हार्ट अटैक के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो उनमें फैमिली टू फैमिली क्या होता है, सबको हार्ट अटैक आते रहते हैं, ठीक है। अब वो हमें उस टाइम पे जब बेबी हुआ है उस टाइम पे उसको हार्ट अटैक थोड़ी ना आएगा या वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, तो वो हमें कहीं ना कहीं बाद में देखने को मिलती है। तो उस ससेप्टिबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर क्या करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। फिर इसके बाद में है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जो है, इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या होती है, वही बच्चों के अंदर स्क्रीनिंग जो है हम क्यों करवा रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, ताकि जो डिजीज़ कंडीशन है उसके रिस्क को अर्ली डिटेक्शन के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। सो अब इसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के, मतलब न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, वो क्या है। फर्स्ट वन इज़ प्रोविज़न टू इंक्लूड न्यूनेट नॉट टेस्टेड बिफोर डिस्चार्ज एंड दोज आर पॉसिबल बॉर्न आउटसाइड द हॉस्पिटल। तो किन न्यूनेट्स को हमें इसमें इंक्लूड करना है, पहला, जो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए डिस्चार्ज से पहले क्या नहीं टेस्ट नहीं किए हुए हैं, और दूसरा जो क्या है आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल जिनकी क्या हुई है, डिलीवरी हुई है। तो हम 2 टाइप के जो ये है इनको प्रोविज़न में रखेंगे, प्रोविज़न। फिर उसके बाद में इंक्लूजन ऑफ न्यू neonates before hospital discharge according to state law guidelines। तो state law guidelines क्या बोलती हैं कि जो न्यू neonates हैं वो हॉस्पिटल के डिस्चार्ज से पहले उनकी स्क्रीनिंग जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग हमें न्यूनेट्स में करनी है, न्यू बॉर्न्स में करनी है। तो अगर वो बच्चे जो हैं, अगर ये बच्चे डिस्चार्ज से पहले टेस्ट नहीं हुए हैं तो उनकी टेस्टिंग करनी ज़रूरी है, और अगर जो हॉस्पिटल से बाहर हैं उनकी भी करनी ज़रूरी है। इसके अलावा और किस किस को इंक्लूड करना है, ऐसे बच्चे जो डिस्चार्ज से पहले हमें उसकी क्या करनी है, जेनेटिक टेस्टिंग करनी है। फिर इसके बाद में ये आ जाएगा एजुकेट करना है पेरेंट्स को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, एंड उनके कल्चरल रिलीजियस जो भी बिलीफ है, लाइक कुछ रिलीजन, कुछ कम्युनिटी या कुछ लोगों की ये सोच होती है कि भगवान ने ईश्वर ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने जो भी दे दिया वो अब उसकी मेहरबानी है, उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर उनके बेबी में डाउन सिंड्रोम के केसेस देखने को मिलते हैं या फिर कोई जेनेटिक डिजीज़ कंडीशन देखने को मिलता है तो वो अबॉर्शन से मना कर देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे तो न्यू बॉर्न की बात हो रही है, मतलब बच्चा हो गया, तो उसमें भी ये कुछ ना कुछ टेस्टिंग या जो टेस्ट वगैरह है वो करवाने से मना कर देते हैं। इसीलिए हमें उनको क्या करना है, एजुकेट करना है, किसके साथ साथ उनके रिलीजियस बिलीफ का भी ध्यान रखते हुए। फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है जो स्टेट लॉज है उसके बारे में। दूसरा, कलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेंस है उनको अप्रोप्रिएटली टाइम पे जो है वो कलेक्ट करना है। प्रोविज़न ऑफ री स्क्रीनिंग इफ़ टेस्टेड अर्लियर, and follow up all newborns with positive screening टेस्ट रिज़ल्ट। जिनका टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव आया उनको मेडिकल केयर जो है वो प्रोवाइड करवानी है।
एंड जो कोर्स है उसको फॉलो अप करना है। लव प्रोविज़न ऑफ जेनेटिक्स एंड अदर काउंसलिंग अप्रोप्रिएटली। सो यहाँ पे बेसिक जो चीज़ है बड़े बड़े शब्दों में बता दूँ तो एग्ज़ाम में वैसे आएगा नहीं, कभी भी आ जाए तो इतना ही लिखना है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या होती है, अर्ली डिटेक्शन के लिए या फिर सेल्फ अवेयरनेस के लिए न्यूबॉर्न्स के अंदर ये जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है वो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के अंदर आएगी। और इसके कंसिड्रेशन क्या है कि किस किस को यहाँ पे हम कौन कौन से पॉइंट्स है कि किस किस को जेनेटिक टेस्टिंग्स जो है या सॉरी जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है वो प्रोवाइड करवानी है, कौन कौन से बच्चों को इंक्लूड करना है, पेरेंट्स को इंक्लूड करना है, अगर बेबी जो है पेरेंट्स को एजुकेट करना है, अगर बेबी जो है वो पॉजिटिव निकलता है तो क्या करना है, एंड स्पेसिमेंट्स को क्या है प्रॉपरली जो क्या करना है हमें कलेक्ट करना है और ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारी चीज़ें न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के अंदर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में है कि जो कॉमन डिसऑर्डर होते हैं जो स्क्रीन होते हैं बच्चों के अंदर वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये हम जो है वो पहले ही पढ़ चुके हैं यूनिट 4 के अंदर, एंड आप ये जो है यूनिट 4 के अंदर वीडियोस जो चैनल पे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ये जो है वो बच्चों में जो है इनके लिए स्क्रीनिंग होती है। दूसरा हीमोग्लोबिनोपैथीज़, इनके लिए स्क्रीनिंग होती है। ये कुछ डिसऑर्डर्स है जो आप देख सकते हैं कंसिडर। तो यहाँ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हमारी ख़त्म होती है, ठीक है। जो हमारे इसका नाम था ना जेनेटिक टेस्टिंग इन द न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन, जिसमें से हमने डिटेक्शन वाले क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं देखा, हमने स्क्रीनिंग का देखा है और स्क्रीनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो देखा है। और आपकी यही दिया हुआ है डायग्नोस्टिक का लिखना है, तो डायग्नोस्टिक में भी यही इन्हीं को डायग्नोस करेंगे ना, या फिर जो डाउन सिंड्रोम वगैरह हो गया वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है उसके एग्जांपल लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या है जेनेटिक टेस्टिंग इन चिल्ड्रन। वैसे ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, सो दैट्स इसमें कुछ टेंशन की बात है नहीं, बस बेसिक चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब जेनेटिक टेस्टिंग क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हमारे पास कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। अब जेनेटिक टेस्टिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो होती है, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एग्जामिनिंग अ सैम्पल ऑफ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यू फॉर बायोकेमिकल एंड क्रोमोसोमल और जेनेटिक मार्कर्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज़। वही जेनेटिक डिजीज़ की एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सैंपल को एग्जामिन कर रहे हैं, ब्लड सैंपल को, वो चिल्ड्रन के, इसको हम क्या बोलेंगे जेनेटिक टेस्टिंग एंड चिल्ड्रन। ये हम किस में करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग एंड चिल्ड्रन के अंदर करते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे थे, फिर से देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इन चिल्ड्रन देख रहे थे, मतलब बच्चों के अंदर जेनेटिक टेस्टिंग कौन कौन सी होती है। अब वैसे जेनेटिक टेस्टिंग के टाइप्स हम यूनिट 5 के अंदर देख चुके हैं, पर यहाँ पे हम कुछ जो है देख लेते हैं कि बच्चों के अंदर कौन कौन से होते हैं मेनली। तो फर्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कब देखेंगे, जब हमें सस्पेक्टेड लग रहा है, पेशेंट की जो क्लाइंट की जो कंडीशन है वो सस्पेक्टेड है, मतलब साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो हम उस टाइम पे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा है कैरियर टेस्टिंग। कैरियर टेस्टिंग कब, अगर उसकी फैमिली में जीन म्यूटेशन की हिस्ट्री देखने को मिल रही है तो हम वहाँ पे कैरियर टेस्टिंग करवाएंगे। जैसे कि हमने कुछ देखा था एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड, कुछ जो एक्स लिंक्ड, मेनली जो एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है कि मेल में तो वो शो होती है, लेकिन फीमेल्स में क्या होती है कि वो फीमेल्स में कुछ % केसेस में फीमेल्स क्या होती है, कैरियर होती है। तो अब उस टाइम पे उस डिज़ीज़ कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, कैरियर को डिटेक्ट करने के लिए हम जो टेस्टिंग करवाएंगे वो कैरियर टेस्टिंग होगी। एंड जबकि प्रेडिक्टिव टेस्टिंग में फ़र्क क्या है, प्रेडिक्टिव टेस्टिंग में फ़र्क ये है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है भी और नहीं भी। अब आप अपनी
टेस्टिंग करवा रहे हो बेबी की कि उसके अंदर फ्यूचर में क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल सकती है। लाइक फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, या फिर किसी को कुछ भी नहीं है, फिर भी पेरेंट्स अपनी शांति के लिए देखना चाहते हैं कि क्या हमारे बच्चे में कोई रिस्क है। तो उसके लिए कौन सी होगी, प्रिडिक्टिव टेस्टिंग होगी। मेनली ये लोग कौन करवाते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री रह चुकी होती है। बाकी कुछ अपने शौक के लिए भी करवा सकते हैं। फिर प्रीनेटल टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, इट ऑफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिफोर बर्थ ऑफन यूज्ड फॉर कपल्स विथ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब बच्चा पैदा हुआ उससे पहले ही उसकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसके अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती, आपका बेबी हेल्दी है या नहीं है। तो वो सब हम किस में करवाएंगे, प्रीनेटल टेस्टिंग में करवाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने टोटल 4 पढ़े। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, अगर सस्पेक्टेड है तो कैरियर टेस्टिंग, फैमिली हिस्ट्री है तो प्रिडिक्टिव टेस्टिंग, ऑल्सो फैमिली हिस्ट्री है तो। लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, कैरियर टेस्टिंग हम कब कराएंगे, जब स्ट्रॉन्गली फैमिली हिस्ट्री देखने को मिल रही है। एंड प्रिडिक्टिव टेस्टिंग ये होती है कि हम फर्दर उसका प्रिवेंशन टाइम टू टाइम करवा सकें, या फिर बेबी के अंदर कौन कौन सी प्रिडिक्ट करना, मतलब क्या संभावनाएं क्या क्या हैं, उसके लिए हम कर पा रहे हैं ना। तो प्रिडिक्टिव टेस्टिंग वो हो गई। और प्रीनेटल मतलब पूरा जो भी जानकारी है वो इसके अंदर मिल जाएगी बच्चे के धरती पे आने से पहले ही। ये क्या हो गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एज वेल एज ये सारी आप न्यू बॉर्न जो टेस्टिंग है उसके अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में रीजंस फॉर जेनेटिक टेस्टिंग इन चिल्ड्रन। जेनेटिक टेस्टिंग हम चिल्ड्रंस में क्यों करवाते हैं, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला, डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल रहा है, तो पेरेंट्स जानना चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे में ये कंडीशन क्यों देखने को मिल रही है। लाइक डाउन सिंड्रोम के अंदर हमें डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलता है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री वालों को तो बेचारों को करवानी ही पड़ती है और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तीसरा, सस्पेक्टेड जीन डिसऑर्डर, मतलब चांसेस हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। लाइक जैसे कि हमारा जो जापान का फेमस हिरोशिमा एंड नागासाकी है, वहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर होने की चांसेस है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ बहुत सालों पहले जो कारनामा हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उसकी वजह से वो रेडिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो गई। और बेसिक एग्जांपल दूँ तो ये भी हो सकता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, उनमें भी ये जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं, तो वो लोग करवा सकते हैं, उनको करवाना पड़ेगा। और दूसरा, व्हेन अ चाइल्ड हैज सिम्टम्स और साइन दैट सजेस्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब उसमें वो वाले जो साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहा है, तो हम ये करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमारे ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है,